कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर था उसमें हमने रॉक्स के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी, पर कई सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है कि सर आप मैग्मा कहीं पर उपयोग में ला रहे हो शब्द, और कहीं पर सर आप लावा शब्द का उपयोग में ला रहे हो, और कई सारे बच्चों का सीक्वेंस नहीं बन पा रहा क्योंकि उनको अलग अलग पढ़ने की आदत में रही है और ये लेक्चर हमेशा सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो मैं आपको 2 मिनट थोड़ा सा उस दुनिया में लेकर चलूं जो पिछला हमने पढ़ा हुआ है। जब पिछला हुआ पढ़ा हमें बहुत सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, तो आगे वाले लेक्चर के लिए वही चीजें कहीं ना कहीं बेस का काम करेंगी। तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी जब शुरू करी थी, तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में किस किस आधार पर क्या क्या बातें बोली गई उनके बारे में पढ़ने की कोशिश की थी। सबसे पहले घनत्व के आधार पर, फिर तापमान टेम्परेचर के आधार पर, फिर दाब के आधार पर, अल्टीमेटली जो अभिनव सिद्धांत आया वो आया था भूकंपीय तरंगों के आधार पर, अर्थक्वेक के आधार पर। जब हमने आंतरिक संरचना देख ली तो बाह्य संरचना देखना जरूरी था, पर बाह्य संरचना हमें दिख रही है मतलब ये हो गया प्रभाव। तो कारण क्या था? फोर्स। तो हमने देखा फोर्स। ये फोर्स दो प्रकार के रहे, एक अंतर्जात और एक बहिर्जात। तो अंतर्जात को हमने लगातार डिवाइड करते चले गए, और फिर हमें बहिर्जात आया तो हमने उसके अंतर्गत अनाच्छादन को पढ़ा, जो 3 रूपों में होता है, एक अपक्षय, अपर्दन और बृहत्क्षय। इसी के बाद में हमें पता चला कि ये सब चीजें हो रही है तो इसमें चट्टान की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हमने चट्टान के बारे में पढ़ा। और जब चट्टान के बारे में पढ़ा तो हमने 3 प्रकार की चट्टानें देखी, और 3 प्रकार की चट्टानों में प्राथमिक चट्टान आग्नेय, फिर अवसादी, फिर कायांतरिक या रूपांतर। इस चट्टान में हमने जो प्राथमिक चट्टान देखी, वो चट्टान जो बनती है, वो चट्टान का निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडे होने पर होता है। किसके? मैग्मा या लावा के ठंडे होने पर मैं जहां पर मैग्मा शब्द का प्रयोग करूंगा वहां मैं कभी लावा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में होता है तब उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब वो बाहर संरचना में आता है तब उसे क्या कहा जाता है? लावा। कोई दिक्कत है? दूसरी बात एक और फिर से याद में रखिए, जो आगे के चैप्टर, जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो लगभग 3 से 4 लेक्चर में चलेगा, क्योंकि आगे पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी आप पढ़ोगे उसमें भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी जो आप पढ़ रहे हो, भू आकृति विज्ञान जो आप पढ़ रहे हो, उसका इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्तमान में आज शुरू होने वाला है। तो हमें उस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने एक जगह कहा था अम्लीय मैग्मा, और एक जगह कहा था क्षारीय मैग्मा। अम्लीय मैग्मा और क्षारीय मैग्मा। जब मैग्मा में सिलिका की मात्रा मिल जाती है तो सिलिका की मात्रा मिलने पर वह मैग्मा अम्लीय हो जाता है, और जब मैग्मा में सिलिका की मात्रा नहीं मिलती है तो वो अपने मूल तत्वों के साथ ही बहता है, और इसमें रहता है Fe, लोहा। तो स्वाभाविक रूप से वो किस प्रकार का बन जाता है? क्षारीय। दूसरी बात आई थी घनत्व के चक्कर में, कि भैया बच्चों को घनत्व समझ में नहीं आ रहा था कि सर सिलिका रहता है तो घनत्व कम रहता है, और सिलिका नहीं रहता है तो घनत्व ज्यादा रहता है। तो भैया मैं आपको इसी बात को बता दूं कि ये है रेत और ये है लोहा, इन्हीं बातों को लिया मैंने। तो भैया सिलिका जब रहेगा अम्लीय मैग्मा रहेगा, और जब अम्लीय मैग्मा रहेगा तो स्वाभाविक रूप से रेत वाला मैग्मा रहेगा। जब रेत वाला मैग्मा रहेगा तो स्वाभाविक रूप से आपको ये दिखाई देगा
कि जो रेत रहती है वो जो घेराव करती है उस घेराव की तुलना में उसका जो वजन रहता है वो कम। जब वजन रहता है कम तो स्वाभाविक रूप से घनत्व भी रहता है क्या है, कम। पर उतने ही अगर क्षेत्र में अगर आप लोहे को रखोगे तो लोहे का वजन भी क्या रहता है, ज्यादा, और साथ में घनत्व भी क्या रहता है, ज्यादा। और यही कारण रहता है कि अम्लीय मैग्मा का जो घनत्व रहता है वो कम और क्षारीय मैग्मा का घनत्व क्या रहता है, ज्यादा। तो कोई दिक्कत है? तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि अम्लीय मैग्मा जो रहता है वो गाढ़ा रहता है, क्षारीय मैग्मा जो रहता है वो कम गाढ़ा रहता है। ये भी बात तो आपको क्लियर हुई। जब ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो ही मैं आगे के चैप्टर पर पहुंच सकता हूं, क्योंकि आगे के चैप्टर पहले के चैप्टर के ऊपर ही डिपेंडेबल है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था इंटीग्रेटेड पढ़ना है और इंटरलिंक करके पढ़ना है और फंडामेंटल क्लियर करके पढ़ना है। तो मतलब आप जब सब चीज क्लियर रखोगे पहले के लेक्चरों की, तब जाकर आपको आगे के लेक्चर हमेशा समझ में आएंगे। और ज्योग्राफी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका रूल रहता है कि पिछला आपको बहुत अच्छे से पता हो तो अगला आपको बहुत अच्छे से पता होगा ही होगा। आपको जानकारी अच्छे से मिलेगी ही मिलेगी, दिमाग में बैठेगी ही बैठेगी जानकारी। तो ये बातें अगर आपको क्लियर है तो मैं आपको एक नया सिद्धांत बताता हूँ जो हमने कहा था कि हमें भू आकृति विज्ञान मतलब पृथ्वी की बाह्य संरचना के बारे में पढ़ना है। तो बाह्य संरचना के बारे में हमने देखा तो ये बाह्य संरचना आती है बल के कारण। पर ये बाह्य संरचना के निर्माण में कई सारी थ्योरी दी गई, और कई सारी थ्योरी में जो सबसे मान्य थ्योरी है वो मान्य थ्योरी है प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो मैं इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। तो ये प्लेट थ्योरी, सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लेट क्या है, प्लेट किसे कहते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में नहीं आता है कि भैया प्लेट क्या है। पहले तो बहुत सारे बच्चों को अभी लेक्चर देखने के बाद में यही क्लियर नहीं होगा कि सर ने एकदम से ये क्यों पढ़ा है। मैं आपको पहले भी बता दूं, चट्टान बताया, पर उसके पहले मैंने बल बताया था, और बल के कारण बाह्य संरचना आ रही है। पर इस संरचना के निर्माण किस प्रकार से हो रहा है उसके लिए कई सारी थ्योरी आई। तो मैं थ्योरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आप थ्योरी याद रखेंगे तो अपने आप बातें आपको क्लियर होते चलेगी। दूसरा, इस प्लेट टेक्टोनिक परिभाषा, दूसरा इसका महत्व इंपॉर्टेंस, और तीसरा आलोचना या सीमाएं हम देखने की कोशिश करेंगे। यदि आप मेरे वर्ल्ड मैप की जो श्रृंखला मैंने 17 लेक्चरों की चलाई थी, यदि आप वो वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा, अगर जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो अगर मैप की जो श्रृंखला चलाई थी उसको अगर थोड़े थोड़े, ज्यादा लंबे वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया ताकि बच्चा बोर ना हो, तो आप उन वीडियो को अगर लगातार देखते चलोगे तो बहुत सारी चीजें आपको प्लेट टेक्टोनिक की कंप्लीट हो जाएंगी। यही कारण था कि मैंने सबसे पहले मूल ज्योग्राफी शुरू करने से पहले मैंने आपको वर्ल्ड मैप लेकर चला, क्योंकि वर्ल्ड मैप जब बच्चों को क्लियर हो जाता है तो ज्योग्राफी में जब भी शब्दों का नाम, जब भी शहरों का नाम प्रयोग में लाएगा आपको हमेशा क्लियर हो। तो प्लेट के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो प्लेट जो है एक वृहद संरचना, एक वृहद संरचना जो जो सीमा के ऊपर संचलन करती। तो आपको मैं बता दूं, ये हमने पृथ्वी बनाई थी और ये पृथ्वी को हमने कई सारे सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था। एक ने क्रस्ट, मेटल, क्रस्ट, मेटल और क्रोड में बांटा। एक ने
ऊपरी मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और केंद्र मंडल। मतलब ये ऊपरी, दुर्बल, मध्य और केंद्र मंडल। और एक ने सियाल, सीमा, निफिल। सियाल, सीमा और निफिल। तो ये जो इस सेक्टर में जो बांटा गया है, इसमें जो आपको दुर्बल मंडल दिखाई दे रहा है वो तरल अवस्था में है, जो सीमा के करीब करीब आता है इस क्षेत्र में। तो प्लेट क्या है? एक प्लेट एक बड़ी सी संरचना है जो सीमा के ऊपर चलते रहती है, और ये जो चलने वाली प्लेट रहती है उसे कहा जाता है सिया। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा, प्लेट एक वृहद संरचना है जो सीमा के ऊपर लगातार संचलन करते रहती है, मतलब चलते रहती है। अब दूसरी बात, ये प्लेटों की संख्या क्या है? प्लेटों की संख्या क्या है? प्लेटों की संख्या के विषय में अगर मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, तो प्लेटों की संख्या के विषय में हर वैज्ञानिक क्षेत्र, जो हर देश के प्रमुख वैज्ञानिक है, उनकी अपनी अपनी संख्या निर्धारित है। परंतु तभी भी जो अमेरिकी अर्थ साइंस है, उसके द्वारा जो निर्धारित की गई प्लेटों की संख्या है वो सर्वाधिक मान्य है। उसके द्वारा 6 प्लेट बताई गई है, और 6 प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट, और एक प्लेट जो है उस टोटली महासागर। अब बच्चों के दिमाग में आएगा, सर ये महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट कैसे? तो आपको पता है भैया कि यह हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का यदि मैं कहूं 71% और 29%, ऐसे ही कुछ बात आती है। यदि आप मैं इसको भी हटा दूं तो मैं ऐसा शब्द कह दूं कि भैया पृथ्वी के वृहद क्षेत्र पर पानी है और कुछ क्षेत्र पर स्थल है। तो स्थलीय जिस प्लेट का निर्माण और जिस प्लेट का पूरा क्षेत्र केवल स्थल स्थल पर है, तो उसे कहा जाएगा महाद्वीपीय प्लेट, और जिसका क्षेत्र केवल पानी में है उसे कहा जाएगा महासागरीय प्लेट, और जिस प्लेट का क्षेत्रफल महाद्वीप और महासागर दोनों में है तो उसे कहा जाएगा महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। कोई दिक्कत है? तो आप इस बात को अगर क्लियर कर चुके हैं तो मैं आगे आपको और लेकर चलूं। तो मैं आपको इस महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट में अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये हो गया हमारा पानी, ये होगी एक प्लेट, ये महाद्वीप है बेटा, यहां तक के ये एक महाद्वीप है, और इसी महाद्वीप का कहीं ना कहीं जुड़ाव कहां तक के है? पानी तक के है। तो मैं इस प्लेट का नामकरण क्या करूंगा, आप ही बताइए। महाद्वीप भी और महासागर भी, तो स्वाभाविक रूप से नामकरण क्या होगा? महाद्वीपी महासागर। और इस प्लेट का भी नामकरण क्या होगा? अगर मैं इस क्षेत्र को पूरा पानी से ढक दूं तो इस प्लेट का नाम क्या होगा? महासागरीय प्लेट। कोई दिक्कत है यहां तक? अब मुझे बताइए कौन सी प्लेट मोटी दिखाई दे रही है? महाद्वीपीय प्लेट मोटी दिखाई दे रही है कि महासागरीय प्लेट मोटी दिखाई दे रही है? स्वाभाविक रूप से महासागरीय प्लेट क्या दिखाई दे रही है? मोटी दिखाई दे रही है। और महाद्वीपीय प्लेट मोटी दिखाई दे रही है और महासागरीय प्लेट पतली दिखाई दे रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो मैग्मा ऊपर आकर लावा बना और लावा के बाद में ठंडा हुआ, उस ठंडे मैग्मा के लावा के कारण जो महाद्वीपीय प्लेट थी उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा थी, और सिलिका की मात्रा ज्यादा होने के कारण उनका घनत्व जब कम था, तो घनत्व कम होने के कारण वो ऊपर तक के फैलते गए। और यही कारण है कि जो महासागरीय प्लेट रहती, महाद्वीपीय प्लेट रहती, उस प्लेट का जो घनत्व रहता है वो महासागरीय प्लेट की तुलना में क्या रहता है? कम। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई होंगी तो मैं आगे और चलने की कोशिश करूंगा। आपको यहां तक क्लियर हो गया? अब
मैं आपको ये बताता हूँ, ये प्लेटें जो होती हैं ये लगातार चलते रहती हैं। मैं आज के लेक्चर में कुछ नहीं, आज का लेक्चर तो केवल और केवल फंडामेंटल, अगर आप आज के लेक्चर को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आगे मेरे हिसाब से कोई भी लेक्चर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिएगा आज के लेक्चर में लगातार जो बातें मैंने बोली हो उस बातों को आपको ध्यान में रखें। तो ये जो प्लेटें चलती है, अब मैंने आपको बता दिया प्लेटें चलती कि प्लेटें कौन सी महाद्वीपीय कौन सी महासागरीय। अब ये जो प्लेटों का संचलन होता है, उस संचलन को अगर हम देखें तो हमें प्लेटों का संचलन 3 रूपों में दिखाई देगा। एक संचलन, एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ये प्लेट विपरीत दिशा में और ये प्लेट विपरीत दिशा में चलते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार के संचलन को, प्लेट के संचलन को अपसारी प्लेट संचलन कहा जाता है। दूसरा, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये दोनों प्लेट चल रही है परंतु एक दूसरे की ओर जब चल रही है तो स्वाभाविक रूप से हमें यहाँ पर बहुत सारी संरचना का निर्माण दिखाई देगा। मैं आपको महत्व में बताऊंगा। तो ये प्लेट और ये प्लेट चल रही है तो एक दूसरे की ओर चल रही है, तो इस प्रकार के प्लेट संचलन को क्या कहा जाए? अभिसारी प्लेट संचलन। तो प्लेट संचलन चल रहा है तो संचलन के नाम भी याद रखिएगा। कल के लेक्चर में इन बातों को मैं बहुत अधिक गौर से कहूंगा और आपको सुनना पड़ेगा, परंतु सुनना और समझना तब हो पाएगा जब आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। और तीसरा, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये प्लेट इस ओर चल रही है और ये प्लेट इस ओर चल रही है। दोनों टकरा रही है क्या? नहीं, परंतु समान अंतर पर चल रही है। कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार की प्लेट जो समान अंतर पर लगातार चलते रहती तो समानांतर प्लेट। तो तीसरा संचलन किस प्रकार का होता है? समानांतर संचलन। तो प्लेटों का संचलन कितने प्रकार का हुआ बेटा? अपसारी मतलब एक दूसरे के दूर दूर चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। अभिसारी एक दूसरे की ओर चल रही है। समानांतर मतलब दोनों प्लेटें हैं, समान अंतर पर है और लगातार चल रही है, एक दूसरे से टकराहट नहीं हो रही। इसी प्लेट संचलन में आपको अभिसारी प्लेट, अपसारी प्लेट और समानांतर प्लेट में आपको अभिसारी प्लेट जो रहेगी वो पूरे पृथ्वी पर कई प्रकार से चलते हुए दिखाई देंगी। अगर मैं अभिसारी प्लेट को ही लेकर चलूं तो मैंने आपको बताया कि कुछ प्लेटें महाद्वीपीय होती है, कुछ प्लेटें महासागरीय होती है और कुछ प्लेटें महाद्वीपीय महासागरीय दोनों होती है। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि जो अभिसारी प्लेट होती है बेटा, इसमें भी 3 प्रकार का संचलन होता है। जब दो प्लेटें मिल रही है, अभिसरण हो रहा है, परंतु अगर महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट दोनों एक दूसरे की ओर आ रही तो महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण बोलेंगे। महाद्वीपीय और महासागरीय अभिसरण बोलेंगे। फिर एक जगह हो सकता है केवल महासागर हो और दूसरी ओर भी क्या हो? महासागर हो, तो महासागरीय अभिसरण बोलेंगे। और तीसरा, जब केवल महाद्वीप और महाद्वीप मिल रहे हो तो उसे कहा जाएगा महाद्वीपीय अभिसरण। तो हमने भैया प्लेट क्या होती है, प्लेटों का घनत्व किस प्रकार से होता है और प्लेटों का संचलन किस प्रकार से होता है ये हमने देख लिया। अब बात ये आती है कि भैया ये प्लेट टेक्टोनिक का महत्व क्यों है? ये महत्व इसलिए है क्योंकि भैया इसके माध्यम से पर्वत या माउंटेन, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आदि की व्याख्या की जा सकती है। ये बताया जा सकता है कि पर्वत कहां पर आएगा, क्यों बनेगा, ज्वालामुखी होंगी कहां होंगी, भूकंप आएगा कहां आएगा, सुनामी आएगी कहां आएगी, इन सब की व्याख्या की जा सकती है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको पहले कही गई बातें आपको क्लियर हुआ कि नहीं? सबसे पहले प्लेट क्या होता है? एक वृहद संरचना
जो सियाल कहलाता है उस सीमा के ऊपर लगातार चल रहा है उसे वृत्त संरचना को प्लेट कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो प्लेट है, ये प्लेट कई प्रकार की होती है, महाद्वीपीय भी होती है और महासागरीय भी होती है। इनका घनत्व अलग अलग होता है और अलग अलग घनत्व होने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इनके ठंडा होने की प्रक्रिया में। जो लावा रहता है वो किस प्रकार का है, अम्लीय या क्षारीय। यदि क्षारीय है तो स्वाभाविक रूप से उसमें Fe की मात्रा ज्यादा रहेगी, और Fe की मात्रा ज्यादा है मतलब घनत्व ज्यादा है। अगर SI की मात्रा ज्यादा है, SiO2 की मात्रा ज्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से घनत्व क्या है, कम। तो हमने प्लेटों का घनत्व भी देख लिया। तो आपको हमेशा दिखाई देगा कि महाद्वीपीय प्लेट जो रहती है उसमें क्षारीय अम्लीय तत्व ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है, मतलब घनत्व क्या रहेगा, कम। और महासागरीय प्लेट जो रहती है वो प्लेट में आपको कभी भी अधिक मात्रा में सिलिका नहीं दिखाई देगा। जब सिलिका नहीं दिखाई दे रहा है तो Fe की मात्रा ज्यादा है, तो घनत्व क्या रहेगा, ज्यादा। और मुझे बताइए, जिन प्लेटों का घनत्व ज्यादा होता है, अर्थात जिन प्लेटों का भार ज्यादा होता है, तो उसकी गति भी ज्यादा होती है। जब गति ज्यादा होती है तो स्वाभाविक रूप से आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा कि भैया गति ज्यादा होने का परिणाम क्या होता है। तो मैं इसमें आपको विश्व में बनने वाले गर्त के बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा कि भैया गर्त कहाँ कहाँ पर बनते, कैसे बनते। आ रहा है समझ में? यदि इन बातों को आपने, आज ये फंडामेंटल लेक्चर है, प्लेट टेक्टोनिक का पूरा फंडामेंटल लेक्चर है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो तो मैं कल बढ़ने की कोशिश करूंगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि आपको समझ में आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो थैंक यू। कल हम बातों को शुरू करेंगे ताकि आपको और अच्छे से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का और महत्व समझ